हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडुनोवा। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 जिज्ञासा पुस्तक का पार्ट 2 अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे, इस पार्ट को हमने शुरू किया था और हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ आएगा। तो आज फटाफट हम उसका पहले क्विक रिवीजन करते हैं, देन हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये स्लाइड्स हम कल पढ़ चुके हैं। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि प्लांट सेल कैसे दिखते हैं और एनिमल सेल कैसे दिखते हैं। आज हम उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे करी थी? अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की यानी कि कोशिका की खोज करी थी। तो इन्होंने कोशिका की खोज कैसे करी थी? तो इन्होंने पेड़ की जो छाल होती है, जैसे कॉक कहा जाता है, उन उसको स्लाइड्स के अंदर देखा था, जिससे इसमें कुछ सेल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे। उनको ही इन्होंने नाम दिया था कोशिका, और इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेल। ये देखिए इसका आंसर। वर्ष 1665 यानी ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से कॉक कॉक किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, पेड़ की छाल को, उसके पतले टुकड़ों का अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है उसको ऑब्जर्व किया। कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में। उन्होंने उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी कि कमरे देखे, कमरे टाइप के। आपको याद हो तो उन्होंने सेल नाम क्यों दिया? उन्हें यहाँ से याद आया, मठ के जो भिक्षु होते हैं वो छोटे छोटे कमरे में रहते हैं जिन्हें सेल कहा जाता था। उन्होंने प्रकोष्ठ देखे और उन्हें नाम क्या दिया? कोशिका नाम दिया। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे जो सेकंड साइंटिस्ट थे जो रॉबर्ट हुक के बाद आए थे, वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्हें सूक्ष्म जीविका का जनक क्यों कहा जाता है? जो ल्यूवेनहुक थे उन्होंने अलग अलग सेल देखे थे। उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा अबव लेवल का था। उन्होंने खुद के द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्नत लेवल का माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर उन्होंने अलग अलग सूक्ष्म जीवों को देखा था, जैसे कि अमीबा, ब्लड सेल्स। देखो, क्योंकि उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाकर सबसे पहले जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया, रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स, इन सब का स्पष्ट अवलोकन किया। यानी यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं और कोशिकाओं और भी चीजों को सबसे पहले देखा अपने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं और मानव कपोल की कोशिकाओं में दो अंतर लिखिए। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को कैसे देख सकते हैं और मानव कपोल यानी मानव की गालों की कोशिकाओं को कैसे देख सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ अंतर भी देखे थे कि दोनों की कोशिकाएं दिखने में कैसे अलग थी, दोनों में क्या चीज का डिफरेंस था। तो अभी हमको वही दो अंतर लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्याज की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। अगर आपको याद होगा तो जो प्याज की जो हमने कोशिका देखी थी उसमें हमने दो बाउंड्री देखी थी। एक बाउंड्री तो पहले से ही थी और एक बाउंड्री और मौजूद थी, जिसे कहा गया था कोशिका भित्ति। ये अंदर वाली बाउंड्री को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, और उसके जो बाहर जो बाउंड्री थी उसका क्या नाम था? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, और प्याज एक पादप है। तो इसके अंदर जो हमें कोशिका मिलती है उसमें क्या थी? कोशिका भित्ति थी। और जबकि कपोल, कपोल क्या है? ये एक जंतु कोशिका है। हम क्या है? हम एक जंतु हैं। तो इनमें कोशिकाएं नहीं थी। इनमें सॉरी कोशिकाएं नहीं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं थी। जो कपोल कोशिकाएं थी उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी। सेकंड डिफरेंस क्या है? प्याज की कोशिकाएं आयतकार थी। जो हमने ज्यादातर देखा था प्याज की कोशिकाएं ऐसे बॉक्स टाइप की थी, और जो कपोल की जो कोशिकाएं थी वो कुछ ऐसे हेक्सागन टाइप थी, इस टाइप की थी। तो प्याज की कोशिकाएं आयतकार होती है, जबकि कपोल की कोशिकाएं अनियमित, अनियमित अनियमित का मतलब जिसका कोई शेप ना हो, और बहुभुजाकार या जो बहुत बहुभुज हो।
यानी तीन से ज्यादा भुजा, बहुभुजाकार, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब बहुभुज है। वैसे हम चतुर्भुज तक नाम देते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, उसके आगे हम कह देते हैं बहुभुज, पर उनके आगे भी नाम है पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज। पर यहाँ हमें उतना नहीं जानना, मैथमेटिक्स है और मैथ और साइंस इंटररिलेट है। यस, यहाँ से आज का लेक्चर हमारा शुरू होता है, जहां हमने कल छोड़ा था। कल हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था, कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके कुछ मुख्य भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कोशिका के अंदर भी कुछ भाग हैं। तो कोशिका के वैसे तीन मुख्य भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीन इंपॉर्टेंट भाग है हमारे सेल के, कोशिका के। तो एक एक करके इनको देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये जो आपको येलो कलर की लेयर दिख रही होगी, यही है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत होती है। इसको अर्ध परागम्य झिल्ली भी कहा जाता है, और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, यानी कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा, उसका नियंत्रण यही करती है। एक तरीके की ये गार्ड है, या पुलिस मान सकते हो। कौन देश छोड़ के जाएगा, देश नहीं कह सकते, मतलब कौन बाउंड्री क्रॉस करेगा, कौन बाउंड्री नहीं क्रॉस करेगा, ये ये जो है हमारी कोशिका झिल्ली, ये उनको देखते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट वन इज आर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा पदार्थ है, ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का है, जो पूरे में फैला हुआ है, यही है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये अलग अलग और पार्ट सिचुएटेड होते हैं। ये पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। जैसे एक कमरे को हम पानी से भर देंगे, दैट्स लाइक। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित ये हमारी कोशिका झिल्ली है, और ये जो आपको दिख रहा है ये केंद्रक है। इसके बीच में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है हमारा कोशिका द्रव्य। अधिकांश जैविक प्रक्रियाएं जैसे कि हम श्वसन करते हैं और पाचन क्रिया होती है, ये सब इसी के अंदर होती है। कैसे होती है, ये हायर क्लास में है। अब आइए न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। उसी तरीके से ये जो सेल है, इस सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी यही देखता है। नेक्स्ट वन इस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल वॉल, ये सारे सेल में नहीं पाई जाती, ये स्पेशल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? हम एनिमल्स, यानी कि हम जो मनुष्य है और जो एनिमल्स है, वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। हम मूव कर सकते हैं, अगर बारिश आ रही है तो हम अपने लिए शेल्टर ढूंढ सकते हैं। पर क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो नेचर ने उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है, दैट इज कोशिका भित्ति या सेल वॉल। केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है ये। कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित, ये जो कोशिका झिल्ली के बाहर आप एक मोटी सी एक और बाउंड्री देख रहे हैं, यही है हमारी कोशिका भित्ति। मजबूती एवं निश्चित आकार प्रदान करती है, इसको एक फिक्स शेप देती है और इसको मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट, अब हमारे पास सेल के और भी भाग हैं, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा भी सेल के कुछ पार्ट्स और हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है हमारा लवक। लवक और हरित लवक, लवक का ही एक पार्ट है हरित लवक। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग में चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, तो एक साथ समझेंगे हम इसे। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो लवक है, इसका काम क्या होता है? बेसिकली कलर प्रोवाइड करना, और भी इसके काम है, मेन काम है, इसकी वजह से पिगमेंट मिलता है। तो केवल पादप कोशिकाएं में पाई जाती हैं ये छड़ाकार संरचनाएं होती हैं, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो छड़ाकार होता है, इन द सेंस सिलेंड्रिकल। ये आप देख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल शेप का, छड़ी टाइप का। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ हम सिर्फ लवक की बात कर रहे हैं। अगर लवक का कलर हरा हो तो वो कहलाएगा हरित लवक। और जो हरित लवक हरा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल से क्या होता है? प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। तो जिस पौधे में हरित लवक पाया जाएगा वो क्या कर पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और पौधे को हरा रंग भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य लवक, जो हरे लवक के अलावा जो लवक बच गए, वो भोजन
एवं पदार्थों का भंडारण करते हैं, जो खाना हो गया या और भी जो मटेरियल्स है उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वन इज आर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पीछे भी देख चुके हैं। ये जेली लाइक पदार्थ है जो पूरे में ऐसे फैला हुआ है। इसके अंदर और भी विभिन्न अंग पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, फैला हुआ है, उसके अंदर ये अलग अलग डिफरेंट अंग है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है और अधिकांश जैविक प्रक्रियाएं यही होती है। अब हमारा अगला है हरित लवक, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा रसधानी वैक्यूल। वैक्यूल आप ऐसे समझ सकते हैं, बीच में एक खाली सी जगह, ये खाली कमरा। ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है चीजों को स्टोर करने के लिए, जो उपयोगी पदार्थ है उसका संग्रह करने के लिए। पादप कोशिका में ये पादप कोशिका में बड़ी होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें छोटी होती है या होती ही नहीं है। तो ये पादप कोशिका में बड़ी एवं स्पष्ट होती है, उपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल जो अनयूज है, जो हमारी मतलब जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, उसे ये बाहर निकाल देती है। जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसे बाहर निकालती है। कोशिका का आकार बनाए रखती है। पौधों को दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मजबूती या एक शेप प्रोवाइड करती है, सहारा प्रोवाइड करती है। जंतु कोशिका छोटी या अनुपस्थित होती। ये जो वैक्यूल है यानी जो रसधानी है, वो जंतु कोशिका में या तो छोटी होती है एज कंपेयर टू प्लांट कोशिका, ये छोटी होती है या तो अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित मतलब या तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज आवर केंद्रक, दैट इज न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि हेड ऑफ द सेल, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। वंशानुगत गुणों यानी कि जेनेटिक ट्रेड्स। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे अगर आपके पेरेंट्स की हाइट बड़ी होगी तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी हाइट बड़ी होगी। तो यही है हमारे जेनेटिक ट्रेड्स, वंशानुगत गुण। तो जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही कैरी होके आता है। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गुह भी कहा जाता है। ये सेल का शक्ति गुह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भोजन, जो हम खाना खाते हैं, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो यही करता है। ये सारी जीवित कोशिकाएं में पाया जाता है। एक फटाफट हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ ना कुछ अंतर है जो कि हम अभी साथ के साथ देखते हुए आए हैं। उसको एक फटाफट एक टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जो हमने पढ़ा था ना, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड होती है सेल के पास, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। अब पादप का कलर ही ग्रीन होता है। ग्रीन किस वजह से होता है? हरित लवक के कारण। तो हरित लवक इसमें होता है। क्या इंसान का कलर ग्रीन होता है? नहीं, तो उसमें हरित लवक नहीं होता। अब जैसे हमने पढ़ा था, इसके अंदर रसधानियां, बड़ी रसधानियां होती है, इसमें छोटी रसधानियां होती है, या रसधानियां होती ही नहीं है, अनुपस्थित होती है रसधानियां। फिर इनका आकार जो होता है वो कैसा होता है? निश्चित। जो आकार है अपेक्षाकृत निश्चित। जो पादप कोशिका है वो फिक्स शेप के होंगे। अगर एक पौधे में ऐसे ऐसे मिल रहे हैं तो ऐसे ही मिलेंगे, अलग अलग शेप के नहीं होंगे। पर ह्यूमन के अंदर इसके आकार कोई फिक्स नहीं है कि कोई फिक्स ही शेप का होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था। पर इसके अलावा और भी डिफरेंस है जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। उसको आप जरूर नोट डाउन करना, और पेपर में बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप बहुत ध्यान से सुनना, और नोट डाउन हो सके तो नोट डाउन भी करते जाइए साथ के साथ। अब हम देख रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंतर। यहाँ पे वेल लेबल डायग्राम भी दे रखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना, और ये डिफरेंस भी जरूर नोट डाउन करना हाईलाइट करके, ताकि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो सके। अब आप देखेंगे कि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसका आकार सामान्य होता है या एक फिक्स्ड शेप होता है, और ये जनरली हमें गोलाकार शेप का मिलता है या तो अनियमित। इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, देखो ग्रीन कलर किसका होता है? प्लांट का। तो इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है और यहाँ पे हरित लवक अनुपस्थित होता है। अब इसके अंदर हरित लवक है तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और वहीं पे जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती।
इसके अंदर ये जो वैक्यूल है जिसे राजधानी कहते हैं वो बड़ी होती है और यहाँ छोटी छोटी राजधानियां होती है। ये एक से ज्यादा भी हो सकती है या एक भी नहीं या अनुपस्थित भी हो सकती है। अब क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो ये अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए इसे स्वपोषी भी कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ये दूसरे प्लांट या दूसरे प्राणी पे डिपेंड होता है फूड के लिए, इसलिए इसे परपोषी भी कहते हैं। कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली से बना होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था प्लांट सेल में दो बाउंड्री होती है, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। वहीं जो एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। इसमें सामान्यतः सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। अब सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम सेल का डिवीजन करता है, विभाजन करता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में डीप में। यहाँ सिर्फ आप नाम जान लीजिए, यहाँ सेंट्रोसोम भी कुछ होता है। यहाँ सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सेंट्रोसोम है। स्टार्च के रूप में भोजन संचय करती है। ये फूड कहाँ पे कैसे स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। ये स्थिर होते हैं और ये अधिक लचीले होते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक लाइन में कहना चाहें तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक होती है, इसकी राजधानियां बड़ी होती है। और यहीं पे इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता और इसमें राजधानियां छोटी होती हैं। अब हमें पढ़ना है कि हमारी बॉडी में या प्लांट में भी अलग अलग टाइप की सेल के टाइप्स होते हैं, मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप के सेल्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पेशी कोशिका। आपको बस गौर करना है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं सेल के, और ये शेप्स किस अकॉर्डिंग होते हैं? कोशिका का जो आकार होता है ये उसके वर्क के अकॉर्डिंग होता है कि जो जैसे मसल्स का क्या काम होता है, मूवमेंट कराना, तो इसका डिजाइन भी कुछ उसी अकॉर्डिंग होगा। तो जो पेशी कोशिका है उसका जो डिजाइन है उसे कहते हैं स्पिंडल शेप यानी तंकुरूपी। सेकंड है हमारी तंत्रिका कोशिका। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लेबल करके अपनी नोटबुक में जरूर बनाइएगा। ये ऊपर जो आपको ये ब्रांचेस दिख रहे हैं इसे कहते हैं डेंड्रिटिस। ये हमारे सेल की मेन बॉडी है और ये उसका एक्शन जिसे अंश तंतु भी कहते हैं। तो ये बहुत लंबी जो सेल है ये बहुत लंबी होती है और शाखित होती है यानी ब्रांचेस होते हैं इसमें। इसका काम क्या होता है? माइंड तक सिग्नल पहुंचाना और माइंड से हमारी बॉडी को सिग्नल पहुंचाना। ये त्वरित सूचना का आदान प्रदान करता है। अब जैसा कि हम गाल की कोशिकाओं के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने इसके एक्सपेरिमेंट को भी देखा था। तो जो हमारी जो गाल की कोशिकाएं होती है ये पतली और चपटी होती है, कपोल की आंतरिक सतह को ढकती है और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर मतलब सुरक्षात्मक परत बनाती है। ये हमारी गालों की रक्षा करती है। नेक्स्ट वन है पादप कोशिका में विविधता। पादप कोशिका का जो अलग अलग आकार है और जो उनकी संरचना है वो उनके कार्य के अनुसार होती है। जैसे जिस पार्ट का कार्य है उस पार्ट के सेल भी उस अकॉर्डिंग होंगी। जैसे इसमें आयतकार कोशिका पाई जाती है, लंबी कोशिका, अंडाकार, नलिकाकार। नलिकाकार क्यों होगी? पाइप की शेप की क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबका अलग अलग काम होता है, इसलिए अलग अलग टाइप की कोशिका पाई जाती है। अब यहाँ पे है एक पाचन तंत्र की कोशिकाएं। अब आप देखेंगे तो हमारे पाचन तंत्र में भी पेशी कोशिकाएं होती है, यानी ये पेशी कोशिकाएं। पर इनका शेप कैसा होता है? ये थोड़ी लहरें जैसी शेप की होती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही थी हमारी कोशिकाओं में आकार। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोशिका यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। अब ये देखिए, जैसे कि ये इंसान, ये डॉगी, ये पेड़, ये सजीव है और ये केवल एक ही सेल से मिलकर नहीं बने हुए, इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं क्योंकि एक ही सेल पूरी बॉडी के फंक्शन नहीं संभाल सकता, इसलिए ये बहुकोशिकीय जीव हैं। अब इनके बॉडी में सेल आपस में जुड़ के टिश्यू बनता है और टिश्यू से अंग और अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र जब एक साथ जुड़ गए हैं तो उससे बनता है जीव। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे ईंट से जुड़ जुड़ के दीवारें बनती है और दीवारें जुड़ जुड़ के एक कमरा बनता है और कमरे जुड़ जुड़ के एक मकान बनते हैं, उसी प्रकार जब छोटी छोटी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो वो कहलाती है उत्तक। और ये समान कोशिकाएं जब जुड़ती है, समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती है तभी वो उत्तक कहलाती है। अब सेल, ये कोशिका होती क्या है? अगर हमें एक वाक्य में कोशिका को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे?
कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, जीवन की मूल इकाई है, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं और शरीर की सभी क्रियाओं का आधार होता है। अब जब कोशिका समान तरीके की और समान कार्य वाली कोशिका जब आपस में जुड़ी तो वहां पे निर्माण होता है उत्तक का। उत्तक समान संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं का समूह होता है और ये एक स्पेशल काम करने के लिए बना होता है। जब अलग अलग तरीके के टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो होता है अंग का निर्माण, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, पत्ते। जिस विभिन्न उत्तक जब आपस में मिलते हैं तब हमारा बनता है अंग, और फिर हर एक अंग का अपना एक स्पेशल काम होता है। और जब अलग अलग अंग आपस में जुड़ते हैं तो हमारा बनता है अंग तंत्र। अलग अलग अंग तंत्र, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा अलग अलग अंग है, जैसे कि हमारा अमाशय है, हमारा बृहदांत है, छोटी आंत है, गुहिका है। ये सब जुड़ के एक हमारा बन रहा है पाचन तंत्र। ऐसे ही श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। जब कई अंग आपस में मिलते हैं तब अंग तंत्र बनाते हैं और ये शरीर का प्रमुख कार्य करते हैं। और जब अंग तंत्र आपस में जुड़ते हैं तो वह हमारा बन जाता है जीव। इसी बात को एक छोटी सी टेबल के जरिए समझाया गया है। कोशिका, कोशिका क्या होती है? जीवन की मूल इकाई। जब कोशिका आपस में जुड़ती है तो उत्तक का निर्माण होता है, और जब उत्तक आपस में जुड़ती है तो अंग का, और जब अंग आपस में जुड़ती है तो अंग तंत्र, और जब अंग तंत्र जुड़ते हैं तो एक संपूर्ण जीव। अब हम देखेंगे एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव के बारे में। जैसे कि पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि बहुकोश के जीव कौन होते हैं। ये अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, डॉगी, पेड़, पौधे, ये सारे हमारे बने होते हैं बहुकोशिका से। इसमें एक अकेले कोशिका पूरे बॉडी के फंक्शंस को नहीं संभाल सकता। तो इसमें जब कोशिका आपस में जुड़ती हैं तब उत्तक का निर्माण होता है, और अलग अलग उत्तक जब जुड़ते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और अलग अलग अंग जुड़ के अंग तंत्र बनाते हैं, और अलग अलग अंग तंत्र से बनता है हमारा एक संपूर्ण जीव। उसी तरीके से हमारे आसपास कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर एक ही कोशिका पूरी बॉडी के फंक्शंस को संभालता है, पूरी बॉडी के प्रक्रिया को करता है। इन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ये ज्यादातर हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी सूक्ष्म जीव की ही होने वाली है। ये एक कोशिका से बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, एल्सेट्रा। अब यहाँ पे एक फैक्ट की बात कही गई है कि जो सबसे बड़ी एक कोशिका है, मतलब एकल कोशिका जो सबसे बड़ी है, वो है हमारी शुतुरमुर्ग के अंडे का वो पीला भाग, जो अंडे के अंदर पीला भाग होता है वो। और किसके अंडे का? शुतुरमुर्ग के अंडे का। वो एक ही कोशिका है और वो सबसे बड़ी एकल कोशिका है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। हम इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करेंगे और जिज्ञासा बुक के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।